हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। दोस्तों, आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम को टारगेट में रखते हुए आज से हम लोग जीएस की सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं। आप जब एग्ज़ाम से हॉल से निकलेंगे तो आपको 2 से 3 प्रश्न आज की सीरीज़ से अवश्य देखने को लिए मिलेंगे। तो आशा करूँगा कि आप इसे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस किसका एक रोग है? तो ब्रोंकाइटिस एक आपका फेफड़ों का रोग है और ये किस में होता है? ब्रोंकियोल्स में होता है। फेफड़ों में किस जगह होता है? ब्रोंकियोल्स में होता है। और आपसे पूछा जाएगा ब्रोंकियोल्स कैसा रोग है? ये तो एलर्जी रोग है। कैसा रोग है? एलर्जी रोग है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ब्रोंकाइटिस किसका एक रोग है? तो फेफड़ों का रोग है और ये फेफड़ों के ब्रोंकियोल्स में होता है। और ये कैसा रोग है? एलर्जी रोग है। आपका कैसा रोग है? एलर्जी रोग है। लिखा हुआ है, फेफड़ा जिस झिल्ली में घिरा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो फेफड़ा जिस झिल्ली से घिरा होता है उसे हम लोग प्यूरल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो फेफड़ा जिस झिल्ली में घिरा होता है या जिस झिल्ली में बंद होता है उसे हम लोग प्यूरल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। फिर लिखा हुआ है, हृदय जिस झिल्ली में बंद होता है उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। तो हृदय जिस झिल्ली से बंद होता है, घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। और फेफड़ा जिस झिल्ली में घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? प्यूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि किडनी, वक्र या गुहा। तो किडनी, वृक्र या गुर्दा जिस झिल्ली में बंद होता है उसे क्या कहते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। तो किडनी, वक्र या गुर्दा जिस झिल्ली से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली। और लीवर भी जिस झिल्ली से बंद होता है उसे क्या कहते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली। ठीक है। फिर आगे देखिए, मस्तिष्क जिस झिल्ली से बंद होता है, तो मस्तिष्क जिस झिल्ली से बंद होता है उसे हम लोग कहते हैं मेनिनजिस झिल्ली। क्या कहते हैं? मेनिनजिस झिल्ली। और मस्तिष्क में एक रोग हो जाता है मेनिंजाइटिस रोग। कौन सा हो जाता है? मेनिंजाइटिस रोग। तो मेनिंजाइटिस रोग कहाँ पे हो जाता है? मस्तिष्क में हो जाता है। और मस्तिष्क जिस झिल्ली में बंद होता है उसे क्या कहते हैं? मेनिंजिस झिल्ली। ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ब्रोंकाइटिस किसका एक रोग है? तो आप बताएंगे फेफड़ों का रोग है। और फेफड़े में कहाँ होता है? ब्रोंकियोल्स में होता है। और ब्रोंकियोल्स कैसा रोग है? ये एलर्जी रोग है। ठीक है। फिर लिखा है, फेफड़ा जिस झिल्ली से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? प्यूरल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। फिर आगे देखिए, लिखा हुआ है, हृदय जिस झिल्ली से बंद होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो हृदय जिस झिल्ली से बंद होता है उसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम झिल्ली। और किडनी, वक्र या गुर्दा जिस झिल्ली में बंद होता है उसे पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। और लीवर जिस झिल्ली से बंद होता है उसे क्या कहते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली। और मस्तिष्क जिस झिल्ली से बंद होता है उसे क्या कहते हैं? मेनिंजिस झिल्ली। और मस्तिष्क में ही एक रोग हो जाता है मेनिंजाइटिस रोग। तो मेनिंजाइटिस रोग का संबंध किससे है? मस्तिष्क से है। ठीक है। फिर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है, हमारे शरीर का सबसे कमज़ोर ऊतक कौन सा होता है? तो हमारे शरीर का सबसे कमज़ोर ऊतक क्या होता है? रक्त होता है। और रक्त कैसा होता है? रक्त का पीएच मान क्या होता है? क्षारीय होता है। रक्त कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और रक्त आपसे पूछा जाएगा कि रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो रक्त क्या है? रक्त एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। ये हल्का क्षारीय होता है। ठीक है। तो लिखा हुआ था, हमारे शरीर का सबसे कमज़ोर ऊतक क्या होता है? रक्त होता है। और रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है। तो हमारे शरीर का सबसे कमज़ोर ऊतक क्या आ जाएगा? रक्त आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है, सबसे कठोर ऊतक क्या होता है? तो हमारे शरीर का सबसे कठोर ऊतक क्या होता है? हड्डी होता है। क्या होता है? हड्डी। और हड्डियाँ किससे बनी होती हैं? कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है। तो हमारे शरीर का सबसे कमज़ोर ऊतक क्या आ जाएगा? रक्त आ जाएगा। और हमारे शरीर का सबसे कठोर ऊतक क्या आ जाएगा? हड्डी आ जाएगी। फिर लिखा हुआ है, सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे कठोर हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। कौन होती है? जबड़े की हड्डी होती है। फिर लिखा हुआ है, सबसे कमज़ोर हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे कमज़ोर हड्डी होती है कॉलर बोन कहते हैं या हंसुली की हड्डी कहते हैं। कॉलर बोन या हंसुली की हड्डी कहते हैं। इसे हम लोग ब्यूटी ब्यूटी की बोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो सबसे कमज़ोर हड्डी किसकी होती है? कॉलर बोन या हंसली की हड्डी। इसे हम लोग ब्यूटी की बोन के नाम से भी जानते हैं। और सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी। सबसे कठोर हड्डी आ जाएगी आपकी जबड़े की हड्डी। और सबसे कमज़ोर हड्डी आ जाएगी हंसुली की हड्डी या कॉलर बोन। इसे हम लोग ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। और सबसे कठोर ऊतक क्या आ जाएगा? हड्डी आ जाएगा।
और हमारे शरीर का सबसे कमज़ोर ऊतक क्या आ जाएगा, रक्त आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देखिए लिखा हुआ है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन धातु का। इसका प्रतिरोध उच्च होता है और इसका गलनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। लगभग 3300 डिग्री सेंटीग्रेड की लगभग होता है इसका गलनांक। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। इसका प्रतिरोध उच्च होता है और इसका गलनांक भी उच्च होता है। लगभग 3300 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक होता है। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है देखिए विद्युत बल्ब अगर विद्युत लाइट ट्यूबलाइट का आ जाएगा तो ट्यूबलाइट का भी फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। विद्युत बल्ब और ट्यूबलाइट का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। और टंगस्टन धातु का जो गलनांक होता है 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। फिर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक हीटर। तो विद्युत हीटर का जो फिलामेंट किसका बना होता है, तो विद्युत हीटर का बना होता है नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है, नाइक्रोम का। और इसका गलनांक लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो विद्युत हीटर अगर आपसे पूछा जाएगा तो किसके बने होते हैं, नाइक्रोम का बना होता है और इसका गलनांक लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ्लैश बल्ब किसका बना होता है, मैग्नीशियम का बना होता है। तो विद्युत बल्ब आ जाएगा, ट्यूबलाइट किसका होता है, टंगस्टन का। विद्युत हीटर आपका नाइक्रोम का बना होता है और फ्लैश बल्ब किसका होता है, मैग्नीशियम का बना होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो कार की हेडलाइट में परवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में या सर्च लाइट में या ईएनटी नाक कान गला के जो डॉक्टर होते हैं या सोलर कुकर में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो कार की हेडलाइट हो जाएगी आपका दाढ़ी बनाने में या सर्च लाइट में या नाक कान गला के जो डॉक्टर होते हैं जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, या सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण में कहाँ प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण में हम लोग गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो गाड़ियों में जो पीछे पीछे का दृश्य देखने के लिए साइड मिरर होता है वो किसका होता है, उत्तल दर्पण का बना होता है। वहीं कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है आपका दाढ़ी बनाने में या सर्च लाइट में या नाक कान गला के जो डॉक्टर होते हैं या सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लिखा हुआ है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा हमेशा बनता है, छोटा बनता है, सीधा बनता है और कैसा बनता है, आभासी। तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब होता है छोटा, सीधा और आभासी बनता है। ठीक है, फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फिर लिखा हुआ है मुगल सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मुगल सम्राट बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो मुगल सम्राट बाबर का मकबरा आपका काबुल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, काबुल में दफनाया गया था बाबर को। और बाबर की जो आत्मकथा था, क्या बाबर की आत्मकथा का नाम था बाबर नामा। क्या था, बाबर नामा। और ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, और बाबर ने अपनी स्वयं आत्मकथा क्या लिखा था, बाबर नामा। तो बाबर को कहाँ बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो काबुल में स्थित है। वहीं हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और दिल्ली में सबसे ज़्यादा मकबरे स्थित हैं, इसलिए हम लोग मुगल काल का कब्रगाह कहते हैं। तो हुमायूं के जो मकबरा के आसपास ही सब मैक्सिमम दिल्ली के जो शासक हुए उन्हें दफनाया गया था, इसलिए हम लोग मुगल काल का कब्रगाह किसे कहते हैं, हुमायूं के मकबरे को हम लोग क्या कहते हैं कि मुगल काल का कब्रगाह कहते हैं। ठीक है, और अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, सिकंदरा में स्थित है। वहीं जहांगीर का मकबरा कहाँ है, शाहदरा लाहौर में स्थित है। ठीक है, और शाहजहाँ का मकबरा आगरा में स्थित है आपका। ठीक है, फिर आगे देखते हैं औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। और बहादुर शाह द्वितीय या जफर का मकबरा रंगून में स्थित है। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। देख लिए मुगल सम्राट बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है, काबुल में स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। और इसे क्या कहा जाता है, मुगल काल का कब्रगाह कहा जाता है। अकबर का मकबरा आपका सिकंदरा में स्थित है। और जहांगीर का मकबरा आपका शाहदरा लाहौर में स्थित है। और शाहजहाँ का मकबरा आपका आगरा में स्थित है। ठीक है,
फिर औरंगजेब का आ जाएगा औरंगाबाद आ जाएगा, और बहादुर शाह जफर या द्वितीय का मकबरा रंगून में स्थित है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। लिखा हुआ देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र के स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से संबद्धता के लिए अपनी मंजूरी दी है? तो कितने? 100 आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 100। तो लिखा हुआ था केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र के स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से संबद्धता के लिए मंजूरी दी है? तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं। मंत्रिमंडल की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 में की गई है। वहीं मंत्रिपरिषद की जो बात की गई है अनुच्छेद 74 और 75 में की गई है। तो मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा अनुच्छेद 352 में की गई है, और मंत्रिपरिषद की चर्चा अनुच्छेद 74 और 75 में की गई है। 74 में बताया गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, और भारत के प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए सलाह देने के लिए राष्ट्रपति क्या होगा? बाध्यकारी होगा। ठीक है, तो फिर आगे लिखा है मंत्रिमंडल की चर्चा अनुच्छेद 352 में की गई है, वहीं मंत्रिपरिषद की चर्चा अनुच्छेद 74 और 75 में की गई है। ठीक है, फिर आगे देखिए, लिखा हुआ है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। इसे गलकंड रोग या गॉइटर के नाम से भी जानते हैं। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग, गलकंट या गॉइटर रोग नामक रोग हो जाता है। देखिए, आयोडीन की कमी से रोग हो जाता है घेंघा रोग, और आयोडीन किसका लिखा हुआ है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि में कौन सा पाया जाता है हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन पाया जाता है, या इसे T4 हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, और ये आयोडीन कहाँ पाया जाता है? थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। इसे हम लोग T4 हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और थायराइड ग्रंथि जो होती है इसे हम लोग एडम्स एप्पल ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो थायराइड जो ग्रंथि होती है उसे हम लोग एडम एप्पल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन का स्रावण होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन या T4 हार्मोन निकलता है। ठीक है, और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, और आयोडीन कहाँ पाया जाता है? थायराइड ग्रंथि में हमारे पाया जाता है, और थायराइड ग्रंथि को हम लोग एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। फिर लिखा हुआ है हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि या आउटू ग्रंथि। ठीक है, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है, या आउटू आउटू भी कहते हैं इसे। थायराइड ग्रंथि या आउटू ग्रंथि के नाम से जानते हैं, और थायराइड ग्रंथि को हम लोग एडम्स एप्पल ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, फिर लिखा है जिस अंतःस्रावी ग्रंथि का पेसमेकर भी कहा जाता है, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि का पेसमेकर भी कहा जाता है। जो थायराइड ग्रंथि होती है या आउटरी ग्रंथि होती है, इसे अंतःस्रावी ग्रंथि का पेसमेकर भी कहा जाता है। और थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, या T4 हार्मोन के नाम से जानते हैं। और थायराइड ग्रंथि को हम लोग एडम एप्पल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी आ जाएगी? थायराइड ग्रंथि या आउटू ग्रंथि आ जाएगी, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि का पेसमेकर भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है हमारे शरीर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जाएगा। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आ जाएगी पीनियल ग्रंथि आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पीनियल ग्रंथि आ जाएगी। और हमारे शरीर का त्रिनेत्र भी इसे कहा जाता है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी आ जाएगी? पीनियल ग्रंथि आ जाएगी, और हमारे शरीर का इसे त्रिनेत्र भी कहते हैं। फिर लिखा हुआ है आउटू ग्रंथि को एच ग्लैंड भी कहा जाता है। तो आउटू ग्रंथि जो होती है उसे हम लोग एच ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और किस विटामिन को एच विटामिन कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस विटामिन को एच विटामिन कहते हैं, तो B7 विटामिन होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटिन। तो विटामिन B7 को हम लोग एच विटामिन के नाम से भी जानते हैं। और विटामिन B7 का रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो क्या आ जाएगा? आपका बायोटिन आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ था, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? घेंघा रोग हो जाएगा, गलकंड रोग हो जाएगा, या गाइटर रोग हो जाएगा। और आयोडीन कहाँ पाया जाता है? हमारे थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है।
तो आयोडीन में कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। इसे T4 हार्मोन के नाम से जानते हैं। और थायराइड ग्रंथि होती है, इसे हम लोग एडम्स एप्पल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और पूछा जाएगा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आ जाएगी थायराइड ग्रंथि या आउटू ग्रंथि आ जाएगी, और जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि का पेसमेकर भी कहा जाता है। और हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या जाएगी? पीनियल ग्रंथि आ जाएगी, और इसे हम लोग हमारे शरीर का त्रिनेत्र कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है आउटू ग्रंथि को हम लोग एच ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और विटामिन में एच विटामिन किसे कहते हैं? हम लोग विटामिन B7 को एच विटामिन कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम क्या आ जाएगा? बायोटिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बायोटिन। ठीक है, फिर देखिए आगे लिखा हुआ है थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है हमारे मेटाबॉलिज्म की क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन अगर बच्चों में कमी हो जाएगी तो कौन सा हो जाएगा? हाशीमाटा रोग या क्रीटिनिज्म रोग हो जाता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन की अगर कमी हो जाएगी तो बच्चों में कौन सा रोग हो जाएगा? हाशीमाटा रोग या क्रीटिज्म रोग हो जाता है। बड़ों में यही गलकंड, घींगा या गाइटर या मिक्सीडीमा रोग हो जाता है। तो बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? हाशीमाटा रोग या क्रीटिज्म रोग। बड़ों में हो जाता है गलकंड, घींगा या गाइटर या मिक्सीडीमा रोग। ठीक है, लिखा हुआ है हाशीमाटा रोग में थायराइड ग्रंथि ध्वस्त हो जाती है। तो हाशीमाटा जो रोग हो जाता है उसमें थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है? ध्वस्त हो जाती है। अतः हाशीमाटा रोग को सुसाइड ऑफ थायराइड कहा जाता है। तो हाशीमाटा रोग जब हो जाता है बच्चों में तो थायराइड ग्रंथि हमारी क्या हो जाती है? ध्वस्त हो जाती है। अतः हाशीमाटा जो रोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सुसाइड ऑफ थायराइड कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली हम लोग लाइसोसोम को कहते हैं। किसे कहते हैं? लाइसोसोम। तो आत्महत्या की थैली हम लोग लाइसोसोम को कहते हैं। किसने कहा था? तो डी डुबे ने कहा था। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम का को कहते हैं, और किसने कहा था? डी डुबे ने कहा था। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। और कैल्शियम की कमी से होता है। ये किससे होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। ये कैल्शियम की कमी से होता है ये। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। वहीं विटामिन B1 की कमी से कौन सा आ जाएगा? बेरी आ जाएगा। ठीक है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या आ जाएगा? थायमीन आ जाएगा। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या आ जाएगा? स्कर्वी रोग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्कार्बिक अम्ल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्कार्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग आ जाएगा, और इसका रासायनिक नाम स्कार्बिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, और इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग, और ये कैल्शियम की कमी से भी रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। और आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं हम लोग? लाइसोसोम को कहते हैं, और ये किसने कहा था? डी डुबे ने कहा था। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक आपका सामंत सेन था। कौन था? सामंत सेन। फिर लिखा है लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन रहते थे? तो जयदेव रहते थे। आपसे पूछा जाएगा कि लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन रहते थे? जयदेव रहते थे। और जयदेव की पुस्तक का नाम क्या है? गीत गोविंद है। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं। और ये किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे। और सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन था। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र का लेखक आपका अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष। तो बुद्ध चरित्र काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष आ जाएगा। और बाण भट्ट की अब देख लेते हैं पुस्तकें कौन है? हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परिणय और चंडी शतक। ये किसके हैं? बाण भट्ट की हैं। तो बाण भट्ट की पुस्तक का नाम क्या था? हर्षचरित। किसने लिखा है? बाण भट्ट ने लिखा है। वहीं बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? अश्वघोष ने। तो बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? अश्वघोष हैं। और हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परिणय और चंडी शतक किसने लिखा है? बाण भट्ट ने लिखा है। फिर लिखा है वसुमित्र की पुस्तक का नाम क्या है? महाविभास सूत्र है। तो महाविभास सूत्र किसने लिखा है? वसुमित्र।
और हर्षवर्धन की पुस्तक का नाम था रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। 3 पुस्तकें हैं हर्षवर्धन की, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद किसने लिखा है? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन की पुस्तक का नाम है रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। वसुमित्र की पुस्तक का नाम है महाभिपाष सूत्र और बाणभट्ट की पुस्तक का नाम है हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परिणय और चंडी शतक। और बुद्ध चरित के लेखक कौन है? अश्वघोष हैं आपके, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है संविधान, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? तो संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन्हें संशोधन करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। किसको है? संसद को है। और मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 में हमें मौलिक अधिकार बताए गए हैं, ठीक है। और मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 6 है। पहले वह मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। तो पूछा गया कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में किसके द्वारा संशोधन किया जाता है? तो संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है। मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में दिए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 में। और मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर को। फिर लिखा हुआ है भारत का पहला अफगान शासक कौन था? तो भारत का पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी। द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक पूछा जाएगा तो शेरशाह सूरी आ जाएगा। शेरशाह सूरी ने ही ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था और इसने रुपया मुद्रा चलाई थी। जो रुपया हम लोग आज के युग में यूज करते हैं उसे किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने चलाया था। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है। इसने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था और इसने रुपये का भी प्रचलन कराया था। द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक इसे कहते हैं, ठीक है। फिर ये लिखा हुआ था भारत का पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी था। लिखा है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने सिकंदरा और आगरा शहर की स्थापना की थी। तो आगरा शहर की स्थापना और सिकंदरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। और आगरा शहर इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया था। और सिकंदरा में ही अकबर का क्या है? मकबरा स्थित है। तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। और आगरा शहर की सिकंदरा और आगरा शहर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। और आगरा की स्थापना 1504 में इसने की हुई है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है किस विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है? तो किस विधेयक, ऐसा कौन सा विधेयक होता है जिसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य नहीं होती है? तो संचित निश्चय व्यय जो होता है, अनुच्छेद 114 में वर्णन है इसका। तो संचित निश्चय जो व्यय किया जाता है इसमें पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक नहीं होता है। संविधान संशोधन और नए राज्यों का निर्माण और धन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। संविधान में संशोधन करना है आपको, नए राज्यों का निर्माण करना है या धन विधेयक हैं, ये किसके? राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। संविधान में संशोधन, नए राज्यों का गठन और धन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही पास किए जाते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन क्या होता है? हमारा न्यूनतम होता है। घनत्व अधिक होगा तो आयतन क्या होगा? कम होगा। तो देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। वहीं आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है। और जल का घनत्व मिनिमम कब होता है? देखिए तो जल का घनत्व न्यूनतम कब होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब देखिए घनत्व न्यूनतम हो जाएगा तो आयतन क्या आ जाएगा? अधिकतम। तो आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन क्या होता है? कम होता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिक होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व क्या होता है? कम होता है। लिखा है जल के तापमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर आयतन पहले क्या होता है? घटता है। पहले घटेगा, बाद में क्या होगा? आयतन घटता है पर घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। तो जल के तापमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर आयतन क्या होता है? हमारा घटता है, लेकिन घनत्व क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
लिखा है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील आपकी आ जाएगी कैस्पियन सागर। कौन सा आ जाएगी? कैस्पियन सागर। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे ताजे पानी की झील अगर पूछा जाएगा, देखिए मीठे पानी की झील अगर पूछा जाएगा या ताजे पानी की झील पूछा जाएगा तो आप कहा जाएगा सुपीरियर झील। और सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? यूएसए और कनाडा की सीमा के बीच स्थित है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर और विश्व की सबसे बड़ी मीठे और ताजे पानी की झील कौन सी आ जाएगी? सुपीरियर झील आ जाएगी। ये यूएसए और कनाडा की सीमा के बीच स्थित है। और आपसे पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा सागर, तो विश्व का सबसे बड़ा सागर आपका आ जाएगा दक्षिणी चीन सागर। कौन सा आ जाएगा? दक्षिणी चीन सागर। देखिए इसमें कैस्पियन सागर लिखा है तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आपसे पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी झील, तो आप बताएंगे कैस्पियन सागर। सागर इसमें लगा हुआ है लेकिन ये क्या है? झील है एक, ठीक है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे और ताजे पानी की झील सुपीरियर झील, ये यूएसए और कनाडा की सीमा के बीच स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा सागर आ जाएगा दक्षिणी चीन सागर। तो 3 क्वेश्चन याद रखिएगा, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन है? तो T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद जो होता है प्रमुख रूप से क्या होता है? उत्तरदायी होता है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं और इसे विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। देखिए पुलिस हमारी क्या कहती है? मदद करती है, शांति बनाए रखने में सहायता करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? विश्व का पुलिसमैन। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है? तो सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन कहते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। 5 क्या होते हैं? स्थायी सदस्य होते हैं और 10 क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष होता है। कितना होता है? 2 वर्ष। और ये 5 स्थायी सदस्य कौन से होते हैं? देखिए ABC को आप याद रखेंगे, ABC को फाड़ दो। क्या रखेंगे? सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को याद करने का तरीका क्या है? ABC को फाड़ दो। ए से आ जाएगा अमेरिका, बी से आ जाएगा आपका ब्रिटेन, सी से आ जाएगा चीन, एफ से आ जाएगा आपका फ्रांस और रा से आ जाएगा आपका, आर से आ जाएगा रूस। तो ए से आ जाएगा अमेरिका, फिर ब्रिटेन आ जाएगा, फिर चीन आ जाएगा, फिर फ्रांस आ जाएगा, फिर रूस आ जाएगा। तो इसे कैसे याद रखेंगे? ABC को फाड़ दो। तो ए से आ जाएगा अमेरिका, बी से आ जाएगा ब्रिटेन, सी से आ जाएगा चीन और एफ से आ जाएगा फ्रांस और बी से आ जाएगा, आर से आ जाएगा आपका रूस, ठीक है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस ये क्या है? 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष होता है, ठीक है। और सुरक्षा परिषद को हम लोग विश्व का पुलिसमैन के नाम से जानते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में उत्तरदायी भूमिका निभाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। और भारत कैसा सदस्य है? अस्थायी अध्यक्ष है इसे, ठीक है, अस्थायी सदस्य है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर देखिए लिखा हुआ है महासभा। महासभा जो होती है इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व की लघु संसद। और विश्व का पुलिसमैन किसे कहा जाता था? सुरक्षा परिषद को। तो सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन कहते हैं और लघु संसद कहते हैं महासभा को। किसे कहते हैं? महासभा को। लिखा है यूएनओ का यूएनओ की आधिकारिक अगर भाषा पूछा जाएगा तो क्या कौन आ जाएंगी? इंग्लिश और कौन है? फ्रेंच है। इंग्लिश और फ्रेंच। तो देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ यूएनओ की आधिकारिक भाषा, तो इंग्लिश और कौन है? फ्रेंच है, ठीक है। और प्राधिकृत और अधिकृत भाषा पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखेंगे A2CRFS। A2CRFS। ए से आ जाएगा अंग्रेजी और ए से आ जाएगा अरबी और सी से आ जाएगा चाइनीज आ जाएगा और इसे हम लोग मंदारिन भी कहते हैं और ये विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। चाइनीज को हम लोग क्या कहते हैं? मंदारिन भी कहते हैं और ये विश्व में सबसे ज़्यादा मात्रा में बोली जाती है। आर से आ जाएगा रूस आ जाएगा और एफ से आ जाएगा फ्रेंच और एस से आ जाएगा स्पेनिश। तो अंग्रेजी, अरबी, चाइनीज, रूसी, फ्रेंच और स्पेनिश ये क्या जाएंगी? आपकी प्राधिकृत भाषा या अधिकृत भाषा आ जाएंगी, ठीक है।
और यूएनओ की आधिकारिक भाषा कौन सी है, इंग्लिश और फ्रेंच है। ठीक है। फिर लिखा है सबसे अंतिम कौन सी है, सबसे अंतिम में कौन जोड़ी गई, अरबी जोड़ी गई, और सबसे पहले आपकी स्पेनिश जोड़ी गई थी। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था। तो तंजौर में जो